नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश को बेहतर बनाने में कोशिश कर रही है, चाहे फिर वो अलग अलग क्षेत्रों में विकास के कार्य हो या फिर आमजन के लिए सरकारी योजनाएं पहुंचाना हो। हर तरफ गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने का मुमकिन प्रयास हो रहा है। वहीं हरियाणा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी पूरा बल देने का काम कर रही है, ताकि हरियाणा में उद्योग जैसी चीजों को बढ़ावा मिले और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। वहीं केंद्र सरकार ने हर राज्य के ग्रोथ रेट को लेकर वार्षिक आंकड़े भी जारी किए हैं, जिसमें हरियाणा बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे शीर्ष पर शामिल है। यानी हरियाणा पिछले साल के मुकाबले इस साल सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला राज्य बन गया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ राष्ट्रीय ग्रोथ रेट में कमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश ने 6% की बढ़ोतरी कर शीर्ष पर स्थान बनाया है, जिस पर हरियाणा के डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है और प्रदेशवासियों को मुबारकबाद भी दी है। इसके अलावा कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिलहाल क्या कुछ कहा है हरियाणा के डिप्टी सीएम ने, आइए आपको सुनाते हैं। बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आज मीटिंग के अंदर डाटा है कि नेशनल जहां ग्रोथ रेट पहले 27% पे था, वो डिक्लाइन होकर 21 पे आया है। वहाँ हरियाणा ने अपने आप में एक बड़े अच्छा ग्रोथ किया है कि हम 16% से 22% टैक्सेशन ग्रोथ में है। और मुझे लगता है इसका मुख्य कारण जो हमारे प्राथमिक तौर पर मॉड्यूल 1 जीएसटी सिस्टम से मॉड्यूल 2 पे जाना हुआ, उसने लाभ दिया। और साथ में जो हमने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवाई, चाहे वो ब्रिटिश हाई कमीशन की मदद से हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे सीबीआई है, ईडी है, कस्टम्स है, इन अलग अलग एजेंसियों के अधिकारी बुलाकर उनके साथ कराई। इस सब से हमें टैक्सेशन की रिकवरी ज़्यादा हुई, चोरी कम हुई और ओवरऑल इसका लाभ। तो आपने इस वक्त हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सुना। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने 6% की ग्रोथ यहां पर की है, यानी यह आंकड़ा अब 16 से 22% पर पहुंच गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर केंद्र की बात करें, यानी सेंट्रल लेवल की बात करें, तो वहां पर जरूर देश को जो है वो थोड़ा सा इस ग्रोथ रेट में जो है वो पीछे हटना पड़ा है। लेकिन मात्र 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें हरियाणा शीर्ष पर है, उसके बाद कर्नाटक है। इन 2 राज्यों में पिछले साल के मुकाबले इस साल की ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ी है, यानी हरियाणा में 6% की वृद्धि हुई है। फिलहाल हमारे साथ कई आज मेहमान जुड़े हुए हैं और उन सभी मेहमानों के पास चलेंगे। आज चर्चा भी करेंगे आज हरियाणा को लेकर कि हरियाणा में कैसे और किस तरह से किन किन चीज़ों के बल पर इस ग्रोथ रेट में जो है वो बढ़ोतरी मिली है और इससे आने वाले समय में हरियाणा वासियों को कितना फायदा होगा। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त के मेहमान जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, केसी भाटिया जी कांग्रेस से प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ रिंपल सोही जी जो जेजेपी से प्रवक्ता हैं। इसके साथ मोहित गुप्ता अर्थशास्त्री विशेषज्ञ। हमारे साथ चारों मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा मैं सत्यव्रत जी। केंद्र सरकार ने जो ये आंकड़ा जारी किया है उसमें हरियाणा को सबसे ऊपर रखा है, यानी हरियाणा शीर्ष पर दिख रही है। यानी पिछले साल के मुकाबले जो ग्रोथ रेट है वो हरियाणा की इस बार बढ़ी है। और इस ग्राफ में अगर देखा जाए, जो डिप्टी सीएम ने अपना ट्वीट किया है उसमें यह पता लग रहा है कि वाकई में हरियाणा में जो बढ़ोतरी हुई है वो 6% बढ़ा है। उसके अलावा कर्नाटक है, बाकी जितने भी राज्य हैं उनका ग्राफ जो है वो पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। देखिए शीतल जी, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, ये कहावत यहाँ सिद्ध होती है। और जिस प्रकार से सरकार ने पारदर्शिता के आधार पर हरियाणा एक हरियाणवी एक इस नारे को चरितार्थ करने के लिए केवल ये राजनीतिक नारा नहीं बल्कि धरातल पर काम करने वाला नारा है। और इसीलिए दिन रात मेहनत करने वाली भाजपा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अमला जमला जिस प्रकार से हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुविधा के आधार पर बात हो, उनकी मानसिकता की बात हो, उनके अंदर एक ललक आगे बढ़ने की इच्छा हो, इन सब चीजों के कारण से ये सब कामयाबी मिलती है।
राजनीतिक इच्छा शक्ति सर्वोपरि होती है, क्योंकि सुधार के लिए जो तंत्र होता है उस पर नियंत्रण राजनीतिक तौर तरीके से होता है। जब राजनीतिक तौर तरीका ईमानदारी का, स्पष्टता का और आगे बढ़ने का हो तो तंत्र उसके साथ चलता है। और इस बात ने साबित किया है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो केवल पॉलिटिकल नहीं है, केवल राजनीतिक दिखावे के लिए नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के बिंदुओं को लेकर ये आंकड़ा जारी किया है वो सबके लिए एक बराबर है। लेकिन आज हरियाणा के हर नागरिक को, हर एक व्यक्ति को ये अपना सीना चौड़ा करने का और मस्तक ऊंचा करने का समय दिया है कि हरियाणा के सभी लोगों ने मिलकर, उसमें मैं समझता हूं कि पार्टीबाजी को दूर करके हरियाणा के तमाम लोगों की मेहनत का परिणाम होता है। एक व्यक्ति आगे जरूर होता है लेकिन साथ सब लोगों का होता है, तो उस साथ के कारण से जब आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो सबके चेहरे खुशी पर होते हैं। और इस खुशी को मैं आपके चैनल के माध्यम से सब हरियाणा वासियों को और मेरे साथ बैठे सभी पैनल के पैनलिस्टों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज कम से कम हरियाणा अपने पिछले से 1-2% नहीं 6% की उछाल लाकर उसने एक कीर्तिमान स्थापित किया। इस सब के लिए हरियाणा सरकार, हरियाणा वासी, उनका प्रशासन, सब लोग बधाई के पात्र हैं। जी, फिलहाल मैं मोहित जी के पास जाना चाहूंगा। मोहित गुप्ता जी अर्थशास्त्री हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा, विस्तार से जानना चाहूंगा मोहित जी कि ये जो आंकड़ा यहाँ पर भारत सरकार द्वारा जारी किया है, ये आंकड़े क्या मायने रखते हैं हरियाणा सरकार के लिए या फिर हरियाणा वासियों के लिए? थोड़ा विस्तार से मैं इसको पहले समझना चाहूंगा, ये आंकड़े हैं क्या, इसका क्या तालमेल है अर्थव्यवस्था के साथ, टैक्स के साथ, या जो बाकी चीजें हैं? शुक्रिया। देखिए, ये एक बहुत ही पॉजिटिव आंकड़ा आया है जो आज प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हरियाणा छठे पायदान पे खड़ा है। इसके कई कारण हैं। एक तो जो सरकार है, जो सरकार की नीतियां हैं, उनका बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, जो कि आपके नजर आए हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि जो हरियाणा का जीडीपी है, जो पिछले वर्ष था वो 9.94 लाख था करोड़, और इस साल बढ़ के वो 11.5 करोड़ के आसपास परिणामित है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो इनका जो बजट आया था उसमें ये सब चीजें दी गई थी। उसमें जो दूसरा सवाल था, जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर था जो सरकार का था, वो 1.142 लाख करोड़ से बढ़ के 1.48 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो फिस्कल डेफिसिट होता है, वो फिस्कल डेफिसिट में भी हमारा जो हरियाणा सरकार है, उनका जो परसेंटेज था लास्ट ईयर से वो घटा है, जो अच्छा साबित माना जाता है। प्लस जो सरकार की नीतियां हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, एजुकेशन को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, जो जैसे कि केंद्र सरकार का मानना है सबका विकास सबका साथ, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो सरकार है उन्होंने ये जो स्टेप्स लिए हैं, उसी का परिणाम है कि आज हमें ये अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा टेक्निकली समझना चाहूंगा, इसका क्या तालमेल है अर्थव्यवस्था के साथ, या कितना फायदा हो सकता है आने वाले समय में, अर्थव्यवस्था में कितनी उछाल आ सकती है? हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर हम सेंट्रल लेवल पे इसको देखें तो कहीं ना कहीं इसमें गिरावट भी हुई है। हरियाणा के लिए भले ही अच्छी बात है, हरियाणा के लिए बहुत पॉजिटिव नंबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा देश छोड़िए पूरा विश्व पैंडेमिक, कोरोना वायरस पैंडेमिक से उभर ही रहा है। उसके अलावा जैसे ही उभरा या उभरने की स्टेज में था, उसके बाद रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर आ गया। तो एक के बाद एक कहीं ना कहीं सरकार को या देश को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। उसके बावजूद अगर हमारा प्रदेश हरियाणा इतने अच्छे अंकों के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां, या फिर आप मान सकते हैं कि जो इन्होंने जो पिछले इतने सालों में जो आप जैसे गुड़गांव का एग्जांपल ले लीजिए, गुड़गांव में आईटी के नाम से अब गुड़गांव को जाना जाता है। अगर आप सोनीपत साइड जाएंगे या फिर आप पानीपत साइड जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि नया ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे आया है। तो हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या जो भी आप क्षेत्र उठाएंगे, कृषि क्षेत्र उठाएंगे, सब में कहीं ना कहीं नई उमंग, नई उम्मीद ही नजर आएगी। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केसी भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी भाटिया जी, आपके पास आना चाहूंगा। केसी भाटिया जी, कैसे आप इन आंकड़ों को देखते हैं जो केंद्र सरकार ने जारी किए हैं?
जी भाटिया जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, ये आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं ये लोग, जबकि चुनाव, कर्नाटक का चुनाव का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। और उसको दिखाने के लिए हरियाणा में भी ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट के साथ, लोकसभा के साथ हरियाणा के चुनाव होने वाले हैं, जबकि सितंबर अक्टूबर में ड्यू हैं, लेकिन मार्च अप्रैल में भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि हो सकते हैं लोकसभा के साथ। तो ऐसे समय में इस तरह का एक वो सर्वे लेकर आना। जी भाटिया जी, तो ऐसे में ये जो विशेषज्ञ बैठे हैं, हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, मोहित गुप्ता जी, मैं इनसे उम्मीद कर रहा था, ये अर्थशास्त्री हैं, ये दोनों तरफ की बात करेंगे, इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी की प्रवक्ता, जेजेपी के प्रवक्ता और ये अपने मोहित गुप्ता जी, ये जेजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। सर अगर ग्रोथ रेट के आंकड़े बढ़े हैं तो इससे नुकसान क्या है प्रदेश में? देखिए, ग्रोथ रेट इनके, ये आंकड़े मेरे द्वारा नहीं, ये आंकड़े सरकार द्वारा ही दिए गए हैं जी। ये जादूगरी जो है ना, आंकड़ों की जादूगरी है। कितना भ्रष्टाचार से कम हुआ है, कितना लोगों को रोजगार मिला है, कितना गरीबों को, किसानों को उससे फायदा हुआ है, कितना व्यापारी को, मध्य वर्ग के व्यापारी को कितना फायदा हुआ है, ये नहीं ये लोग बताएंगे। ये बस आंकड़े बताएंगे, कितना जीडीपी हो गया, कितना क्या हो गया। उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए। जब लोगों को इसका फायदा मिलेगा तो नजर आएगा। आज 1100 रुपए सिलेंडर हो रहा है, तो हमने इसका क्या करना है कि 16 पॉइंट से 22 पॉइंट पर हरियाणा आ गया। 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं और किसानों के साथ ठगी की जा रही है। किसानों को उनका अभी तक उनके फसल का दाम नहीं दिया जा रहा, मंडियों से अनाज नहीं उठाया जा रहा। और इस तरह से ये कहते हैं कि हमने जो जितनी बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, नंबर 1 पे है। पर कैपिटा इनकम में हरियाणा नंबर 1 सबसे नीचे है, तो भुखमरी में हरियाणा सबसे नीचे है। तो हरियाणा को नंबर 1 पे खाली जीडीपी कलेक्शन को करके, और साथ में हमारे उप मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे, कहते जी हमने यहाँ पे ईडी को लाके बिठाया, सीबीआई को लाके बिठाया, उनको ट्रेनिंग दिलवाई। उससे क्या साबित होता है कि इन्होंने जीडीपी के नाम पर जबरदस्ती वसूली की। उनको सीबीआई को बीच में इन्वॉल्व करके, सीआईडी को और इनको बीच में एजेंसियों को इन्वॉल्व करके, इस तरह से अगर ग्रोथ ये दिखाएंगे कि हरियाणा नंबर 1 पे है, तो इनका भगवान भला करेगा। ऐसे में तो लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होगा, और ना ही निकट भविष्य में हमें लग रहा है ऐसे झूठे आंकड़ों से कोई इनको फायदा होने वाला है। ठीक है, आपके कहने का मतलब है केसी भाटिया जी की ये आंकड़े जो हैं ये झूठे हैं और चुनावी आंकड़े हैं। फिलहाल मेरे साथ रिम्पल सोही जी हैं, जेजेपी प्रवक्ता हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। रिम्पल जी, आप भी सरकार में हैं, बीजेपी के साथ आपकी सरकार है, आप सबसे पहले कैसे इन आंकड़ों को देख रहे हैं? और दूसरी तरफ जो विपक्ष ये इल्जाम लगा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी आंकड़े हैं, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने हैं या कर्नाटक में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। शीतल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि क्या है ना कि मैं रिएक्शनरी पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखती हूँ। ये चाहते हैं कि जो ये एक बार ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, मैं उसी को टो करते हुए जवाब दूंगी, ये नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि किस तरह से, क्या है वो सरकार की पॉलिसीज जिसने यहाँ तक हरियाणा को लाया है। बिल्कुल। देखिए, सरकार की तरफ से एक बहुत ही प्लान्ड और फोकस तरीके से पॉलिसीज बनाई गई हैं, जिससे जैसा कि आपको डिप्टी सीएम जी की भी आपने जो क्लिप दिखाया है उनका ऑडियो का, उसमें भी वो बता रहे हैं कि जीएसटी का मॉड्यूल जो शिफ्ट किया गया है उससे, और साथ ही साथ जो कर चोरी है उसमें कमी आई है। वो कर चोरी से कमी आने से, और साथ ही साथ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो हम इस वजह से, ये काफी सारी बातें हैं जिनकी वजह से, चाहे वो हाईवेज हो जाए, चाहे हब्स हो जाए, आईटी हब्स बना के देने की बात हो, चाहे हाईवेज से कनेक्टिविटी की बात हो, इन सब चीजों को बढ़ाने से ही जो है हम इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट कर पाए हैं, और उसी से जो है ग्रोथ रेट बढ़ता है। और ग्रोथ रेट इस वजह से भी बढ़ा है क्योंकि
कहीं ना कहीं कर चोरी में भी कमी आई है काफी हद तक। इनफैक्ट अगर आप पिछले आंकड़े भी उठा के देखें, क्योंकि ये सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आंकड़े झूठे हैं, अगर आप पिछले आंकड़े भी उठा के देखेंगे ये चुनाव से तो रिम्पल जी ये इन आंकड़ों को चुनाव से जोड़ रहे हैं। ये तो फिर बताएं कि किस तरह से इन आंकड़ों में कमी है, या तो ये स्टडी दे और बताएं कि इन आंकड़ों में ये कमी है। वैसे तो जनरली ये लोग अपनी एक संस्था है, आप जानते हैं, उससे स्टडी ला के दे देते हैं और फिर कहते हैं कि इस स्टडी में यहाँ गलती है, उसमें ये गलती है। ये अपनी तरफ से बहुत आंकड़े ला के देते हैं। जमीन पर कितना बदलाव है रिम्पल जी? जी मैं वही कह रही हूँ। चलिए मान लीजिए एक्सपर्ट भी गलत है, मान लीजिए मैं भी गलत हूँ, मान लीजिए शास्त्री जी भी गलत हैं, सरकार के आंकड़े भी इनको गलत लगते हैं। तो ये अब अगर इनको सबको झूठ लगता है, एक सिर्फ एक यही सच्चे रह गए हैं, तो फिर अब क्या कर सकते हैं? पर जमीन पे दिखाई देता है। बताइए 152D बिल्कुल ईस्ट टू वेस्ट को जोड़ने वाला एक ऐसा हाईवे बन के तैयार हो चुका है। पानीपत टू डबवाली का हाईवे जो है वो उसको अप्रूव कर दिया गया है। ऐसी चीजें ही तो हैं जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, और जिन चीजों को करने के बाद ही हम इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट कर पाए हैं। तो इन्हीं चीजों से ग्रोथ होती है ना। और जब ऑफिसर्स की तानाशाही को भी कंट्रोल में किया गया है, एक इस तरह का सिस्टम बनाया गया है, एक ओपन सिस्टम है, पोर्टल के थ्रू कोई भी अपने GST फाइल कर रहा है, आप देख पा रहे हैं कि आपका जो प्रोसेस है कहाँ तक पहुंच चुका है। उन वजहों से ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। जब वो अट्रैक्ट होते हैं तो अल्टीमेटली फायदा तो हरियाणा की जनता को ही है ना, जॉब्स तो यहीं क्रिएट हो रही है ना। सवाल वही उठता है ना, सवाल वही उठता है कि हरियाणा में इस वक्त क्या स्थिति है, कितनी जॉब्स आप दे रहे हैं, कितनी नौकरियां सरकार दे रही हैं। तो अगर दे रही हैं तो फिर भी हरियाणा क्यों पिछड़ रहा है अगर बेरोजगारी की बात करें? बिल्कुल नहीं, मैं वही तो बता रही हूँ कि पिछड़ नहीं रहा है। मैं वही आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पिछड़ नहीं रहा है। ग्रोथ रेट आप देखिए, ग्रोथ रेट बढ़ा हुआ है। किसी भी, अब कर्नाटका जैसे बड़े स्टेट से भी अगर आप कंपेयर करें, उससे भी ज्यादा ग्रोथ रेट हमारा बढ़ चुका है। अगर आप पिछले आंकड़े भी उठा के देखें, अभी कुछ समय पहले पर कैपिटा GST का भी जो आंकड़ा आया था, उसमें हम दिल्ली जैसे, यूपी जैसे स्टेट से कहीं आगे पहुंच चुके हैं। अगर उसमें भी तो ये आंकड़े, अब सब आंकड़े झूठे तो नहीं हो सकते ना शीतल। ये इसको किसी भी तरह से जोड़ के देख सकते हैं, पर आज तक के सब आंकड़ों को इकट्ठे करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, ये हरियाणा की जनता की खुद की मेहनत है और सरकार की पॉलिसीज के कारण हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, मोहित जी आपके पास आना चाहूंगा। हालांकि केसी भाटिया जी ने आप पे भी इल्जाम लगाया है, मैं जरा जानना चाहूंगा, क्या पहले तो जो JJP की प्रवक्ता है रिम्पल जी, उनकी बात से सहमत हैं? और जो इन्होंने कहा कि वहां पर जो निवेशक हैं वो अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उस स्तर पर जो है वो सरकार ने काम किए हैं, खासकर टैक्स की बात की जाए, टैक्स चोरी पर जो है वो रोक लगी है, नीतियां सरकार की अच्छी हैं, उस वजह से वहां पर जो है ये ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ा हुआ है। आप इससे सहमत हैं? और आप भाटिया जी का कैसे जवाब देंगे? देखिए जी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के संबंध में नहीं हूँ, मैं एक नागरिक हूँ, और जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं, मैं सिर्फ उनका विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ उसे तोड़ मरोड़ के नहीं बोल रहा। जैसे कि अभी इन्होंने बताया, अगर मैं देखूं कि जैसे ये चीज किसी से छुपी नहीं है कि जो हरियाणा है, हरियाणा इज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब। अब मारुति जैसे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं यहाँ आके कार का वो कर रहे हैं, जितने भी व्यापारी हैं, मारुति से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं सरकार द्वारा, 7 से अधिक, जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में सफल हो रहे हैं। जैसे कि IT हब्स हैं, गुड़गांव हो गया आपका, अब तो पानीपत सोनीपत में भी ऑफिसेस के स्पेस डेवलप हो रहे हैं, जहाँ से हमारे सर्विस सेक्टर को और भी ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। जैसा कि देखा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें किसी से छुपेंगी नहीं। अगर आप अपने प्रदेश में निकलेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पुल हो गया, ब्रिजेस हो गए, ये सब चीजें दिखती हैं। मतलब इसको कुछ छुपाया नहीं जा सकता मेरे द्वारा या किसी के भी द्वारा। बाकी जो 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 आंकड़े आए हैं वो सबके सामने हैं, उन्हें थोड़ा मोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, मैं एक बार फिर से सत्यव्रत जी का रुख करता हूं। सत्यव्रत जी आपके पास आना चाहूंगा। विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये आंकड़े सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक आंकड़े हैं, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये आंकड़े पेश किए गए हैं, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के साथ।
देखिए शीतल जी, वो तो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हरियाणा में कब होंगे, कर्नाटक का तो सीधा है कि हो ही रहे, लेकिन हरियाणा में क्या होंगे ये भविष्यवाणी ये कर रहे होंगे, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब आदमी के स्वाभिमान का समय आता है और स्वाभिमान अभिमान पूर्व में और स्वाभिमान में अंतर होता है। एक झूठी शान बनाकर कोई बात रखना, एक दूसरे के द्वारा कही हुई बात को अपने अंदर महसूस करना, लोगों के बीच में उसको रखना। और कांग्रेस की एक फितरत है कि वो देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, वो आगे बढ़ते देखना चाहते ही नहीं। उनकी सोच ही ऐसी है कि वो चीजों को पीछे धकेलने की तकियानुसी, हम हार गए, हम मर गए, सत्यव्रत जी, हम मरने उनका वाले हैं। बिल्कुल उनका कहने का मतलब ये भी है कि क्या जब आम लोगों तक फायदा नहीं पहुंचेगा, किसान वैसे के वैसे हैं, या रोजगार की बात कैसे करें, है किसान, या रोजगार की शीतल जी, विपक्ष कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है किसान, आप मैं बताता हूँ, बिल्कुल आप पूछिए। केसी भाटिया जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार, वो प्रवक्ता है कांग्रेस के। कांग्रेस के 10 साल के अंदर 1100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। ये मैं नहीं बोल रहा, आंकड़े बोल रहे हैं और वो रिकॉर्ड बताएंगे। और हमारी सरकार ने पिछले 8 साल में 9000 करोड़ रुपया हमने किसान के खाते में दिया। किसान वैसा का वैसा क्यों है जी? किसान की जब आवश्यकता थी कोरोना में दाना खरीदना, घर घर से दाना खरीदा। जब आज की आवश्यकता थी कि पकी पकाई फसल के ऊपर ओलावृष्टि हो गई, ओलावृष्टि के बाद भी वर्षा की अतिवृष्टि के कारण से दाना गल गया, सड़ने को आया, कहीं काम का नहीं है। सरकार ने कहा एक एक दाना लेकर आए। किसान अपनी जगह पर है कैसे? किसान पहले से कहीं आगे है। और जब किसान के खेत में नुकसान होता है तो हमारी सरकार कहती है वो सरकार के खाते में नुकसान है, आपको उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए। आज किसान की स्थिति कैसे बताएंगे आप? आज जो हम निवेश की स्थिति बताएं, निवेश में पहले से आज कैसा है? मैं जिस स्थान पर रहता हूं नारनौल, वो कांग्रेस के समय में हरियाणा रोडवेज ने चलना बंद कर दिया था। उन स्थानों पर 152D जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रोड बन गए हैं। ठीक है, इनको क्या पता कितने मेडिकल कॉलेज हो गए, एम्स की तैयारी हो रही है दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल के अंदर। शास्त्री जी, आप इस प्रकार की बातों को लेकर कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके उसके चाहे भुगतान के बारे में बात हो, उनके सुविधाओं के बारे में बात हो, हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हरियाणा के अंदर ये महसूस होना कि गवर्नमेंट है, आम व्यक्ति की गवर्नमेंट। अरे भैया, सरकारें तो होती थी लेकिन व्यक्तियों की होती थी, व्यक्तियों की पार्टी की होती थी, उनके रिश्तेदारों की होती थी। उन सरकारी बेनिफिट्स का हक केवल चंद लोगों को होता था। आम व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता था के लिए। इस प्रकार कैसे कह सकते हैं कि जो लोग वहां थे वही आज खड़े हैं? ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं भाटिया जी से। भाटिया जी, आपने सुना, शास्त्री जी को आपने सुना, मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें उनका। जी देखिए, शास्त्री जी हों चाहे मेरी बहन रिंपल हों चाहे मोहित जी हों, इन्होंने एक बड़ी बात की है। इस सरकार ने हाईवे बहुत बढ़िया बना दिए, इससे इन्वेस्टमेंट आ रही है। इनसे ये पूछियो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने इन हाईवेज के ऊपर कितना पैसा खर्चा है? सारा पैसा कारपोरेट का है और जगह जगह पर जो टोल लगे हुए हैं वहां से पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके ये हाईवेज बनाए जा रहे हैं। तो ये सरकार का इसमें कोई योगदान वाली बात नहीं है। ये अपनी बातें हैं। हमारे सरकार का कोई पैसा नहीं लगा इसके अंदर। जब आप बजट सेंटर का बजट उठा के देखिए, आप हरियाणा का बजट उठा के देखिए, आप कर्नाटक का बजट उठा के देखिए। जहां तक बात है जीडीपी कलेक्शन की, हरियाणा नंबर 1 पे इन्होंने दिखा दिया। जीडीपी कलेक्शन के अंदर अभी उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने ट्रेनिंग दिलवाई ईडी से, हमने ट्रेनिंग दिलवाई सीबीआई से। तो इस तरह से कलेक्शन करेंगे। और वो भी गुड़गांव फरीदाबाद के अंदर से पूरे हरियाणा में पर कैपिटा इनकम के, अगर हरियाणा में तरक्की हुई है, जीडीपी का ग्रोथ बढ़ी है, तो उसमें पूरे हरियाणा से कलेक्शन होनी चाहिए थी। पूरे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है, पर कैपिटा इनकम घटी है। ये लोग बात करते हैं खाली गुड़गांव जी। आप धैर्य रखो, आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। किसानों की बात कर रहे हैं। मैंने कहा, सुनिए भाटिया जी, चुप रहिए, मैं आपकी बात नहीं बोला। अध्ययन कीजिए।
आपने अपनी नौकरियां बारी में कितनी बोल दी लीजिए हमने? नहीं, जी। अरे बोलने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप समय बर्बाद कर रहे हो, इसलिए तथ्यात्मक बातें रखेंगे समय कि तो आप मेरा कांग्रेस बर्बाद ने कर रहे हैं। कांग्रेस के समय कितना दिया, हमने कितना दिया। आपने नौकरियां कितने दी, हमने टाइम दी। खराब कर रहे हैं आपके समय बीच में निवेश बोलकर। कितना आया, हमारे समय कितना आया। शास्त्री जी, आप एक बीच में क्यों बोल तुलनात्मक रहे हैं? अध्ययन तो करेंगे ना। आप सर किसी को सर भी शास्त्री जी किसी को भी बोलने शास्त्री की जी बजाय तो बात अच्छी शास्त्री जी बोलते हैं रुकिए, आप आप अपने आप को। भाटिया जी से बीच में पूरी, क्यों बोलते हैं आप? जी बिल्कुल भाटिया जी आपको पूरा समय मैं दूंगा। जी भाटिया जी आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। बिल्कुल आप ठीक है। किसानों की बात, किसानों को बहुत फायदा हुआ है। किसानों को ये फायदा हुआ कि किसानों की फसल जो है ना वो मंडियों के अंदर बिछी पड़ी है, शमशान घाटों के अंदर बिछी पड़ी है, उसकी खरीद नहीं हो रही। जो खरीद हुई है उठान नहीं हो रहा। जब तक उठान नहीं होगा, एफसीआई के गोदाम में, दूसरे गोदामों में माल नहीं जाएगा, किसान को पेमेंट नहीं होगी। किसान पेमेंट के लिए रो रहा है, 72 घंटे में कहते पेमेंट हो रही है, 10-10 दिन से उनके उठान नहीं हो रहा। इनके पास बारदाना नहीं है, इनके पास इनके ठेकेदार नौ सीखिए ठेकेदारों के पास लेबर नहीं है। ये बात करते हैं, हम किसानों का फायदा कर रहे हैं। अरे किसानों के आप दुश्मन शब्दों को वापस लीजिए। किसानों का कोई किसान फायदा रो नहीं रहे कर हैं रहे, क्या? फिर बीच में बोल रहे हैं आप। नहीं, किसान इन्हीं रो को रहे हैं बुलवा क्या? लीजिए। अरे आप कैसे बातें करो, शीतल किसके जी लिए को शब्द बुलवा प्रयोग लीजिए, करो? इनकी किसान आदत है। रो रहे हैं। ये बीच में बोले बिना हटेंगे नहीं। भाटिया जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जी जी शास्त्री जी जवाब दीजिए। बताइए, किसान रो रहा है? हरियाणा का किसान रो रहा है क्या? अरे हरियाणा का एक एक दाना खरीदा जा रहा है, मंडी से खरीदा जा रहा है। आप कह रहे हो हरियाणा का किसान रो रहा है? आप हरियाणा के किसान को इतना कमजोर मानते कि वो रो रहा है? कैसी बात कर रहे हो? हरियाणा के किसान इसलिए रो रहा है कि शमशान घाट तक उनको अपनी फसल डालनी पड़ रही है, उसका सड़कों के ऊपर फसल डालनी पड़ रही है। उस फसल का क्या हाल होगा? उस दाने का, कह दिया दाने की बेकदरी हो रही है गेहूं की। आज तक ऐसा हुआ है क्या कि कभी गले के दाने को, कटे दाने को, सड़े दाने को किसी सरकार ने किसान मांग कर रहे हैं 500 रुपए पर क्विंटल की बोनस मिलना चाहिए। आप उसके ऊपर बात सुन के राजी नहीं है किसानों की। घुमाते रहोगे। मैं आपके समय कोई घटना आई है क्या? मॉइस्चर आपके समय से बढ़ाया है क्या? दाना कटा हो क्या? आप यही बैठे बैठे बात कर रहे हैं। मैं तो फील्ड की बात कर रहा हूँ। सरकार किसान के ऊपर बोझ डाला। आपको तथ्यात्मक बात ही नहीं पता। आपको पता ही नहीं किसान को क्या बेनिफिट मिला, कैसे मिला। किसान का बच्चा हूँ, मैंने एलएलबी करते तक किसानी की है। मैंने खेतों में रहा हूँ। मुझे किसान के दर्द का पता है। मुझे ठीक है शास्त्री जी, भाटिया जी ठीक है, और भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, भाटिया जी रोकना चाहूंगा, देखिए रोकना चाहूंगा क्योंकि अगर अखबारों में आ रहा है, रोज लोग आके बता रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं क्या? शास्त्री जी, भाटिया जी देखिए समय कम है, देखिए और भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी 2 मिनट रोकना चाहूंगा, आपको समय दे दूंगा। भाटिया जी आपको भी वापस समय मिलेगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ और भी मेहमान हैं। जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रिंपल जी आपके पास आना चाहूंगा। विपक्ष जो ऑन रिकॉर्ड जो आंकड़े हैं उनको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना शीतल जी, मेरा एक मानना है, देखिए ऑपोजिशन जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत एक अभिन्न अंग है डेमोक्रेसी का। ऑपोजिशन की एक ड्यूटी है, ऑपोजिशन अपनी ड्यूटी निभाए, जरूर निभाए। पर जहां पर पूरे स्टेट के लोगों की बात हो रही है, ये सिर्फ सरकार की तो बात नहीं है ना कि जीडीपी अगर बढ़ी है, ग्रोथ बढ़ी है, तो ये सिर्फ सरकार की बढ़ी है। सरकार पॉलिसीज ला सकती है, पर अंतिम जो फैसला है, जो अंतिम मेहनत है, वो पब्लिक की तरफ से आती है। तो आप क्या पब्लिक से ये अपना उनका ये श्रेय जो है वो ले लेना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि पब्लिक को इतना श्रेय भी मिले कि जो उनकी सालों की मेहनत है वो आज रंग लाई है, तो आपको वो पसंद नहीं आ रहा है? मैं ये कहना चाहती हूँ, जब ये कहते हैं कि गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, फरीदाबाद में बढ़ा है, मुझे ये बताइए, आप चाहते हैं कि हम खेतों में इंडस्ट्रियां खोल दें? हमारे यहाँ पे CLU नहीं किया जाता इस तरह से, बस इतना बता दूं मैं भाटिया जी। हम लोग नहीं चाहते हैं कि अच्छी उपजाऊ जमीन में हम फैक्ट्रियां खोल दें और जो हम प्राइवेट बिजनेस वालों को वो अच्छी उपजाऊ जमीनें बेच दें, क्योंकि हम यहाँ पर किसान कमेरे की सरकार है। हम यही कहते आए हैं पहले दिन से, और हम किसान कमेरे का सिर्फ कहते नहीं हैं, हम करते भी हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी जगह पे जाके हम फैक्ट्रीज खोल दें जहां पर जमीन में अच्छी उपजाऊ जमीन है, जहां अच्छा दाना होता है, वहां फैक्ट्रीज खोल दें और आपकी तरह CLU करके उस जमीन को बर्बाद कर दें। ठीक है, इसके हक में हम नहीं है जी। ठीक है भाटिया जी, रिंपल जी किस तरह का लॉजिक आप लोग दे रहे हैं? गुड़गांव के अंदर इंडस्ट्री है, फरीदाबाद में जो इंडस्ट्री है, क्या वो पिछले 100 साल से इंडस्ट्री है? वहाँ खेत नहीं थे, वहाँ किसान खेती नहीं करता था। ये सब खेती की जमीन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है।
आपने कभी, ऐसी बात आप क्यों भी करते वकील हैं? हैं, आपने कहा अगर आपने LLB आप करी हरियाणा है, के आपने दुश्मन है लैंडलॉर्ड क्या? पढ़े होंगे, कभी उपजाऊ के जमीन को करनाल फैक्ट्री में बनाया करनाल जाता में है? या हिसार में या बताइए, सरसा में उपजाऊ या जमीन को अंबाला में फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाई जाती है क्या? नहीं खुले किसान की जमीन के ऊपर आप किसानों के दुश्मन है? आप हरियाणा की जनता के दुश्मन है क्या? खाली गुड़गांव में इंडस्ट्री CLU, खुलनी चाहिए हाँ, और वहां भी CLU जमीनों, करके वहां हमने भी किसानों किसानों को की जमीन गई लूटा है। है। आप हर बात में CLU का CLU को क्या आगे था उसके समय पे आया लेके था? आते हैं। भूलिए मत ये आप बात। जब करनाल में ये इंडस्ट्री जो खोलेंगे, आप पानीपत में आप इंडस्ट्री कांग्रेस के खोलेंगे नई जगह प्रवक्ता पे, हैं, आपको तो तो पता उसमें होगा। CLU नहीं देना CLU पड़ेगा स्कैम क्या तो आपको? बहुत अच्छे से। किसान की जमीन नहीं लेनी पड़ेगी क्या? क्या आप मुझे वहाँ ये पानीपत की बताइए, छतों के आप ऊपर आप मुझे ये इंडस्ट्री बताइए, लगाएंगे? किसान से शहर हमने के ऊपर सस्ती लगाएंगे? जमीनें खरीद के किस तरह का प्राइवेट लॉजिक दे रही हैं डेवलपर्स को आप? तो नहीं बेची ना। जो आपने CLU स्कैम में किया वो हरकतें हम नहीं कर सकते हैं। अरे जहाँ पर स्कैम, आप किस तरह की स्कैम की बात कर रहे हो? फैक्ट्रीज है वही कौन इंफ्रास्ट्रक्चर दे कौन सा सकते हैं। कौन फैक्ट्रीज को सी इंफ्रास्ट्रक्चर देना कोर्ट ने है ये तो होल्ड किया है कि उन्हीं CLU जगहों पे देना का कोई पड़ेगा। स्कैम हुआ है, कुछ गलत हुआ है उसमें? कानून जो भी हुआ है कानून के तहत हुआ है। आप इंडस्ट्री कहीं भी लगाएंगे, पहले तो आप लगा नहीं रहे कोई, कहीं लगाएंगे तो किसान की जमीन ही लेंगे आप। कौन से पक्का रोड सड़क के कानून के ऊपर नहीं तहत हुआ है लगाएंगे, ये? लोगों की छतों के ऊपर जाके इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, तो आपको जमीन तो लेनी पड़ेगी। कानून के तहत नहीं, कानून के तहत आप कौन सी बातें कर रहे हैं? कौन सा स्कैम आपने कानून के तहत किया है? CLU की कौन सा बात कर रहे हो? स्कैम है आपका? आप CLU की बात कर रहे हो, CLU दे के इंडस्ट्री लगाई गई, तो नहीं हुआ। अरे तो नहीं, वो भी कानून के तहत हुआ है। आप कहते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, कहाँ पे करेंगे आप? ऑस्ट्रेलिया में जाके करेंगे, कनाडा में जाके करेंगे, करना तो हरियाणा की भूमि पर पड़ेगा। ठीक है, और वो जाएगी तो सरकार की तरफ से किसान की जमीन हम सस्ती खरीद के प्राइवेट डेवलपर्स को नहीं देते हैं। ठीक ये है, नहीं करते हैं हम। अगर ठीक है। आप चाहते हैं कि इस तरह का कुछ हो तो ये हम नहीं करने देंगे, होने भी नहीं देंगे। इसलिए आप ये बात सोचिए। ठीक है, ठीक है भाटिया। कौन से स्कैम से आप एब्जॉल्व हो गए हैं? बताइए, कौन से स्कैम से आप एब्जॉल्व हो गए हैं? CLU देकर इंडस्ट्रियां लगाई गई, लोगों को जमीनें दी गई, तो बिना जमीन के कहां से प्रोग्रेस होगी? कहां से अर्बनाइजेशन होगा? कहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा? किसान की जमीन तो जाएगी जो शहर के नजदीक है, और उसके लिए उसको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। ये तो कानून की बात है। आप तो यही चाहते हो। नहीं, आप तो यही चाहते हो, आप तो यही चाहते हो, मुझे पता है। आप हर बात CLU पे आग लगा देते हैं। कोई CLU गलत नहीं हुआ हरियाणा के अंदर आज तक, सब कानून के तहत हुआ। अरे भाटिया जी, कानून के तहत आपने खरीद तो ली फार्मर से सस्ती जमीन, फिर उसके बाद उसको CLU उसका करके आपने प्राइवेट डेवलपर्स को बेचा है, और प्राइवेट डेवलपर्स को बेचते समय जितना पैसा बीच में से खाया गया है वो सबको पता है। ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगा फिलहाल। कुछ जी जी, क्योंकि समय बहुत कम है, समय ज्यादा नहीं है और समय ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। एक बार फिर से मोहित जी आपका रुख करता हूं। मोहित जी, इन आंकड़ों से आने वाले समय में हरियाणा वासियों को कितना फायदा होगा, और खासकर अर्थव्यवस्था की बात करें या GDP की बात करें तो उसमें कितना फायदा हो सकता है, कितना उछाल हो सकता है? देखिए जी, अगर जो जैसा कि अभी पर कैपिटा इनकम की बात हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा आपको उस पर जागरूक कर दूं कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,81,000 रुपए है, जो नेशनल एवरेज है वो 1,70,000 रुपए है। तो हरियाणा प्रदेश नेशनल एवरेज के ऊपर ही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बोल रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ और नहीं बोलना चाहूंगा। हालांकि आपके उस सवाल का जवाब देते हुए, जब कोई देश के साथ साथ जब कोई प्रदेश उसमें कंट्रीब्यूट करता है तो उस जगह के लोगों को इसमें एक अच्छापन महसूस होता है। दे फील, मतलब उससे ये लगता है कि हम भी कनेक्टेड हैं और हमारा कंट्रीब्यूशन एक बड़े स्तर पे रिकॉग्नाइज हो रहा है। ठीक है। शास्त्री जी, आपके पास आना चाहूंगा। शास्त्री जी, जिस तरह से केसी भाटिया जी कह रहे थे, पहले इन्होंने बात कही थी कि कहीं ना कहीं चुनाव आने वाले हैं, तो क्या सरकार अब चुनाव के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकती है? देखिए शीतल जी, इस देश में चुनाव कब नहीं होता? कौन सा 3 महीने का अंतर है जहां चुनाव नहीं होते? और इस प्रकार का यदि एक चुनाव के लिए होगा तो अगले में क्या होगा, फिर उसमें अगले में क्या होगा? कुछ चीजें हैं जो धरातल पर होती हैं और उनका समय होता है, उस समय के ऊपर जारी करती है। कई बार ऐसा भी देखा है कि हरियाणा माइनस भी देखा है, कई बार हरियाणा पॉजिटिव भी देखा है। तो ये इसका केवल ये कांग्रेस का कल्चर हो सकता था कि लोगों को बरगलाने के लिए बात कुछ और हो, चुनाव जब चले जाए जब कुछ बात और हो। भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने का प्रयास किया है कि चुनाव से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था ना हो। देश के अंदर ये 2 चीजें ऐसी हो
जो चुनाव हो तो भी, ना हो तो भी यथावत जारी रहे। राजनीति के लिए मायने अलग है, राजनीति के लिए मुद्दे अलग हैं। उन मुद्दों पर, उन व्यक्तियों की राजनीति पर, चाल चरित्र, चेहरे पर चुनाव के मुद्दे हो। और अर्थव्यवस्था के लिए जब प्रदेश का आम व्यक्ति मेहनत करता है, उसकी जेब में पैसा आता है, तो सबको खुशी मनानी चाहिए। पर दुर्भाग्य से कांग्रेस के भाग्य में ऐसा नहीं है कि वो खुशी मनाए, वो मातम मनाने में विश्वास रखते हैं और अभी भी वो इस प्रकार का ही वातावरण देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, मैं भाटिया जी से आखिरी कमेंट लूंगा। भाटिया जी, सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास। भाटिया जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ जी। 10 सेकंड में अपना आखिरी कमेंट रखिए भाटिया जी। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से ये ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, इसका अगर जनता को, हरियाणा की जनता को अगर कोई फायदा ये पहुंचाते हैं तब तो ठीक है। अगर खाली आंकड़ों में गुड़गांव की इंडस्ट्री का दिखा के, कॉर्पोरेट सेक्टर की इनकम को दिखा के और वो जीडीपी को, उसकी कलेक्शन को दिखा के अगर ये अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं तो हरियाणा की जनता इनको बताने वाली है। बिल्कुल हरियाणा की जनता को इस सर्वे का, ये जो आया, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। रिम्पल जी, जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर बेरोजगारी कम होगी, ठीक है भाटिया जी, ठीक है, ठीक है। रिम्पल जी, 10 सेकंड। जी शीतल जी, मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि बधाई देना चाहूंगी पूरे हरियाणा के लोगों को और सरकार को कि उनकी पॉलिसीज के तहत और हरियाणा के लोगों की अथक मेहनत के कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं और उम्मीद करती हूँ कि अगले साल हमारी जो ग्रोथ रेट है और भी ज्यादा बढ़े। ठीक है, धन्यवाद। आखिरी कमेंट मोहित जी आपसे भी लूंगा, आपसे भी लेना चाहूंगा। मैं भी जी यही कहूंगा कि आंकड़े बोलते हैं, इन्हें बेरोजगारी वैसे जो है सो वो है, भ्रष्टाचार वैसे का वैसे है। ठीक है भाटिया जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शास्त्री जी, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा आप सबसे क्योंकि समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पक्ष और विपक्ष में ये तनातनी कब तक चलती रहेगी। हालांकि जो ऑन रिकॉर्ड आंकड़े हैं वो सामने आते हैं, लेकिन उन आंकड़ों का असर आम जन तक, जो जमीन स्तर पर लोग हैं, उन तक कितना पहुंचता है, उनको कितना फायदा पहुंचता है, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि विपक्ष जो है वो कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं चुनावी एक स्टंट है, चुनावी आंकड़े हैं, चुनाव आने वाले हैं, इसको देखते हुए ये आंकड़े जो हैं यहाँ पर पेश हुए हैं। हालांकि राजनीति तो चलती रहेगी, सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन आम लोगों को कितना फायदा पहुंचता है, सीधी बात है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको सरकारों से कितना फायदा पहुंचता है, उनको कितना लाभ होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।